नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल केम्बासिस में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 किसी को हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए 3 तरह के टेस्ट होता है। पहला एंटीजन टेस्ट, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट और तीसरा आरटी-पीसीआर टेस्ट। एंटीजन टेस्ट क्या है उसके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। आप चाहे तो ये ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये आरटी-पीसीआर टेस्ट कैसे होता है, इस टेस्ट से क्या क्या पता चलता है और इस टेस्ट का क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है हमारे नाक के अंदर एक लंबा सा कॉटन बड को डाल के, जिस प्रोसेस को कहते हैं नासोफेरेंजियल स्वैब। कभी कभी सलाइवा सैंपल्स भी आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। इस टेस्ट में वो वायरस के आरएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों, इस आरटी-पीसीआर टेस्ट का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चलिए समझते हैं कि ये टेस्ट आखिर में कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस टेस्ट के पहले स्टेप में उस पेशेंट से लिए गए सैंपल में से सभी आरएनए को अलग किया जाता है एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा। दोस्तों, आरएनए को लेके लैब में टेस्ट करना उतना आसान नहीं है, लेकिन डीएनए को मल्टीप्लाई करके क्वांटिफाई करना आरएनए से ज़्यादा आसान है, जिस प्रोसेस को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर कहते हैं। ये जो पीसीआर प्रोसेस है, ये आरएनए पे काम नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, उस वायरल आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है एक एंजाइम के द्वारा, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दोस्तों, ये एंजाइम एक ऐसा चीज होता है जो कि कोई भी जीवित प्राणी या पेड़ के अंदर अपने आप प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शन को और भी जल्दी से संपन्न होने में मदद करती है। लेकिन वो एंजाइम अपना काम होने के बाद वैसे के वैसे ही रहती है, उसके स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वो वायरल आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर cDNA कहा जाता है। इस डीएनए में कुछ नाइट्रोजन बेस रहते हैं, जिसका सीक्वेंस उस ओरिजिनल आरएनए स्ट्रैंड्स के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसीलिए उस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर cDNA भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से पेशेंट्स के सैंपल में मौजूद सभी आरएनए cDNA में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से कुछ आरएनए उस वायरस का है और बाकी आरएनए कुछ और बैक्टीरिया या वायरस का भी हो सकता है। कुछ आरएनए तो उस पेशेंट्स के खुद के सेल्स का भी होता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा cDNA उस कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 वायरस का है। उसे पता करने के लिए हम लोग पीसीआर मेथड का यूज करते हैं। इस पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पीसीआर टेक्निक के द्वारा हम लोग उस स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल को जो कि वायरस से आ सकता है, उसके संख्या बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें उसे डिटेक्ट करने में आसानी हो। दोस्तों, इस पीसीआर टेक्निक में 3 बेसिक स्टेप्स रहते हैं, जो कि कम से कम 35 से लेके 40 बार रिपीट किया जाता है। पहला स्टेप को कहते हैं डीनेचुरेशन। इसमें डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे 2 हिस्सों में सेपरेट किया जाता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में डीनेचुरेशन भी कहा जाता है। दूसरा स्टेप्स का नाम है एनीलिंग। इसमें 2 प्राइमर का यूज किया जाता है, जो कि उस SARS-CoV cDNA के लिए स्पेसिफिक होता है, जो कि हर एक डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में एनीलिंग भी कहा जाता है। ये प्राइमर एक छोटा न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसका सीक्वेंस उस वायरल cDNA के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। दोस्तों, इस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को आप इस पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें कुछ नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस दिया गया है। वो 4 नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में A, T, G और C से डिफाइन किया जाता है।
तो ये ए मतलब एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है टी या थाइमिन, और जी या गुआमिन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है सी या साइटोसिन। क्योंकि ए केवल टी के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और जी केवल सी के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो दोस्तों आप पिक्चर में जो दो सीक्वेंस देख रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है या बॉन्ड बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के बारे में समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो प्राइमर्स होते हैं वो एक तरह के छोटे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसका सीक्वेंस उस टूटे हुए सी डीएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसीलिए वो प्राइमर सिर्फ वायरल सी डीएनए के साथ ही जुड़ता है, कोई और सी डीएनए के साथ नहीं। तीसरा स्टेप का नाम है इलॉन्गेशन। इसमें एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो प्राइमर्स होता है उसके एक साइड में न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। इसके लिए वो एंजाइम जो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड होता है उसे टेम्पलेट या ढांचे के जैसा इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये इलॉन्गेशन स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें एक डबल स्ट्रैंडेड सी डीएनए से दो डबल स्ट्रैंडेड सी डीएनए मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो तीन स्टेप्स है यानी कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग और इलॉन्गेशन, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में रिपीट होता रहता है और हर साइकिल में सी डीएनए का संख्या दुगना होता रहता है। तो अगर ये प्रोसेस केवल एक सी डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ होता है तो इस तरह के 35 साइकिल खत्म होने के बाद लगभग 35 बिलियन से भी ज़्यादा सी डीएनए मॉलिक्यूल पैदा हो जाएगा। ये पीसीआर प्रोसेस चलने के दौरान एक प्रोब ऐड कर दिया जाता है जो कि हर एक नई डीएनए मॉलिक्यूल बनने के समय फ्लोरोसेंट सिग्नल एमिट करता है। तो समय के साथ साथ सी डीएनए का संख्या में जब बढ़ोतरी होता है तो उसके साथ साथ फ्लोरोसेंस रेडिएशन का इंटेंसिटी भी बढ़ता रहता है और हमें कुछ इस तरह के ग्राफ दिखने को मिलता है। दोस्तों जब ये फ्लोरोसेंस सिग्नल का इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नंबर को एक्सीड कर जाता है तो हम लोग श्योर हो जाते हैं कि हमें जो सिग्नल मिल रहे हैं वो जो बैकग्राउंड सिग्नल है उससे काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों आरटीपीसीआर का रिजल्ट रिपोर्ट करने के समय एक टर्म का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं सीटी वैल्यू या साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। दोस्तों ये जो फ्लोरोसेंस सिग्नल का इंटेंसिटी होता है वो उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होने के लिए जितना नंबर ऑफ साइकिल्स जरूरी होता है उसे कहते हैं सीटी वैल्यू। ये सीटी वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा संख्या में उस वायरस के आरएनए मॉलिक्यूल ओरिजिनल सैंपल में मौजूद होगा। ज़्यादा वायरल आरएनए सैंपल्स में रहेगा तो ज़्यादा सी डीएनए बनाने के लिए कम संख्यक साइकिल्स का ज़रूरत होगा। तो कम सीटी वैल्यू इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स के सैंपल में वायरल लोड ज़्यादा है। दोस्तों SARS-CoV-2 वायरस के लिए एक पेशेंट्स का सैंपल का सीटी वैल्यू 40 से कम हुआ है तो उसे कोविड पॉजिटिव माना जाता है। तो दोस्तों एक पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव है कि नहीं ये जानने के साथ साथ उसका सीटी वैल्यू भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस सीटी वैल्यू से उस पेशेंट्स के शरीर में उस वायरस का संख्या कितना ज़्यादा है वो पता चलता है। दोस्तों एक अध्ययन से ये पता चला है कि सीटी वैल्यू किसी का जितना कम होगा उसके शरीर में और भी गंभीर डिजीज होने का चांस और बढ़ जाता है। तो दोस्तों किसी का इनिशियल सीटी वैल्यू 10 है और किसी का 30 है तो इससे पता चलता है कि जिसका सीटी वैल्यू 10 है उसके शरीर में उस वायरस का संख्या 10 लाख गुना ज़्यादा है उस पेशेंट से जिसका सीटी वैल्यू 30 है। तो दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इस आरटीपीसीआर टेस्ट को संपन्न करने के लिए कितना टाइम लगता है। एक टिपिकल आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए कम से कम 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है। इस टोटल टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के टाइम भी शामिल है। एक लैब कितना ज़्यादा ऑटोमेटेड टेक्निक यूज़ करता है उसके ऊपर भी ये टाइम काफ़ी निर्भर करता है। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये कितना एक्यूरेट होता है। दोस्तों मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ये दिखाया है
कि ये जो एंटीजन टेस्ट होता है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये टेस्ट काफ़ी सारे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की चांस काफ़ी कम होता है एंटीजन टेस्ट के मुकाबले। इसीलिए आरटीपीसीआर टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप लोग। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं डिफरेंट साइंस के टॉपिक्स के ऊपर तरह तरह के वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि मैं नई वीडियो जब भी डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।